हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। इससे पहले आप सभी ने क्लास सेवेंथ और क्लास एट्थ में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा होगा। कुछ टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में ऐसे मिलेंगे जो आपको बहुत इजी लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारी एट क्लास में भी ऐसे टॉपिक्स थे, लेकिन इतना ही नहीं है क्योंकि क्लास नाइन्थ है। तो कुछ ना कुछ टॉपिक्स तो डिफरेंट जरूर होंगे। कुछ टॉपिक्स इसमें ऐड करे गए हैं, लीनियर ग्रोथ, लीनियर डिके, लीनियर रिलेशनशिप्स, किस तरीके से हम ग्राफ पे एक इक्वेशन को प्लॉट कर सकते हैं, वो सारी ही चीजें इस चैप्टर में बताई गई हैं। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्या क्या बेसिक सी चीजें हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसको एक बार हम गो थ्रू करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं टर्म से, राइट। टर्म क्या होती है? टर्म हमारे पास ये है टर्म, और मैंने इसका बहुत ब्यूटीफुली एक टेबल में एक्सप्रेस किया है सारी ही मीनिंग्स को, डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ, राइट। तो जैसा कि डेफिनेशन में आप देख पा रहे हैं, डेफिनेशन में लिखा है अ सिंगल पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय अ प्लस और माइनस साइन, राइट। क्या कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज मेरे पास एक इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन है, 5x+3 -2y। तो प्लस और माइनस साइन के अलावा जो जो टर्म्स, जो जो चीजें आपकी बचती हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास 5x है, 3 है, 2y है, ये सारी ही चीजें आपकी टर्म कहलाती हैं। कहने का मतलब क्या है कि प्लस और माइनस साइन को सेपरेट करके जो सिंगल सिंगल हमारे पास पार्ट बच रहा है, वो हमारा क्या हो जाता है? टर्म। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, 4x² + 7x - 8 82, सपोज लेट इट बी 82। तो प्लस और माइनस साइन के अलावा अगर मैं यहाँ बात करूं तो मेरे पास क्या क्या है? 4x² है, 7x है और 82 है, राइट। तो ये मेरे पास क्या की हो गई इसकी, ये हमारे पास हो गई यहाँ पे टर्म, राइट। मूविंग ऑन फॉरवर्ड टू अदर टॉपिक दैट इज वेरिएबल। तो जब हम वेरिएबल की बात करते हैं, अ लेटर दैट रिप्रेजेंट्स एन अननोन वैल्यू, वेरिएबल का जो वर्ड है उससे ही हम इसका मतलब पहचान सकते हैं। वेरिएबल मतलब वेरी, कोई ऐसी चीज जो बदल सके। अब हम अगर बात करें वेरिएबल की, तो हम वेरिएबल को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ए से लेके जेड तक हमारे पास हम कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, एज पर आर सिचुएशन, राइट। तो अगर मैंने आपके सामने लिख दिया 2z³ +3y², अब यहाँ पर आप मुझे देखकर बता सकते हैं कि मैम, दिस इज z एंड दिस इज y, दीज आर द टू वेरिएबल्स हेयर। जो भी अल्फाबेट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, वो हमारे पास एक वेरिएबल का काम करेगी, और जिस तरीके की हमारे पास इक्वेशन होगी, जिस तरीके की सिचुएशन होगी, वेरिएबल की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, राइट। चलो इसको थोड़ा सा और मैं आपको ब्रीफ करके एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज मेरे पास यहाँ पर दो इक्वेशन है, एक है 2 + x = 4 और एक है 3 + x = 8, राइट। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं, तो यहाँ पर +x 4 - 2 हो जाएगा, दैट इज योर 2। अब यहाँ पर हमारा x कितना आया? 2। और अगर मैं इस क्वेश्चन इक्वेशन में बात करूं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 - 3, दैट इज इक्वल टू 5। x = 5। अब आप ये देखिए कि x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, वेरिएबल दोनों में x है, लेकिन दोनों जगह इक्वेशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज चेंज हो गई। यहाँ पर हमारा आंसर आया है 2, यहाँ पर हमारा आंसर आया है 5। तो वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारी इक्वेशन क्या है, हमारी किस तरह की इक्वेशन में सिचुएशन गिवन है, राइट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड टू कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? द नंबर मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल, राइट। द नंबर मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल। जैसे सपोज यहाँ पर लिखा है इन 9x, आपके पास एक टर्म गिवन है 9x, तो इसमें बोले सबसे पहले आप मुझे ये देखकर बताइए कि इसमें वेरिएबल क्या है। वेरी नाइस। तो इसमें वेरिएबल क्या होगा? हमारा x होगा।
और कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 9। वेरिएबल के अलावा जो भी न्यूमेरिकल टर्म यहाँ पर हमारी गिवन है वो क्या हो जाएगी कोफिशिएंट। तो इस टर्म में हमारा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 9। सपोज मैं आपको 3x² की अगर मैं बात करूं 3x² प्लस 4x एंड इफ आई आस्क यू टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, suppose if I ask you to find the coefficient of x² और एंड एक्स सेपरेटली, तो अगर मैंने आपसे पूछा x² और x का सेपरेटली कोफिशिएंट बताइए, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मैम x² के आगे की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 3 है, तो x² का कोफिशिएंट 3 हो जाएगा, और 4x में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 4 है, तो x का कोफिशिएंट हमारा कितना हो जाएगा 4। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है एक्सप्रेशन, a combination of numbers, variables and operations। अब जैसा कि हम फर्स्ट अपने डेफिनेशन पढ़ रहे थे टर्म्स की, तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि 5x+3 में +5x+3 - 2y, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास नंबर भी है, जिसमें हमारे पास वेरिएबल भी है, जिसमें हमारे पास प्लस भी है, जिसमें हमारे पास माइनस भी है। तो जहां जहां हमारे पास कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल, कोई भी ऑपरेशन, ऑपरेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी हो सकता है, तो अगर ये सारी चीजें एक साथ हैं तो उसको बोलते हैं हम एक्सप्रेशन। नाउ एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि एक्सप्रेशन, सपोज मैंने ये लिख दिया आपका एक्सप्रेशन 3x+5, राइट। ये हमारे पास क्या है एक्सप्रेशन। क्यों है एक्सप्रेशन? क्योंकि यहाँ हमारे पास वेरिएबल भी है, यहाँ पे हमारे पास नंबर भी है, और यहाँ पर हमारे पास एक ऑपरेशन भी है। अगर यहीं पर मैं इक्वल टू का साइन लगा के कुछ नंबर लिख दूं या कोई वेरिएबल के साथ कोई और एक टर्म लिख दूं, तो ये मेरी बन जाती है एक इक्वेशन। ओके। Last but not the least, we have a constant, a fixed value that does not change, it has no variable। एक ऐसी वैल्यू जो फिक्स रहती है, जो कभी चेंज नहीं होती, वो हमारी क्या होगी कांस्टेंट। जैसे अगर मैं इसमें बात करूं इन 2x+8, आपके पास 2x+8 क्या है, दिस इज एन एक्सप्रेशन। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो +8 जो है दैट इज योर कांस्टेंट, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। एम आई राइट? आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भी बच्चे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, आगे स्टडी करना है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, ये अब पहले मैं आपसे आपको 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, तो इसके बाद आप मुझे बताइए इसमें क्या टर्म है, क्या एक्सप्रेशन है, क्या वेरिएबल है, क्या ये इक्वेशन है या इक्वेशन नहीं है। आप सब पहले इस एक्सप्रेशन को अच्छे से देखिए एंड देन यू टेल मी। ओके, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम फॉर दिस। चलिए, आई होप आप सभी ने इसको देखा होगा ध्यान से। तो अगर मैं इसकी बात करूं, सबसे पहले जो कि मैंने जैसे कि आपको बताया था कि टर्म हमारे पास क्या होती है, प्लस और माइनस साइन के अलावा जो जो बच जाए वो हमारी होगी टर्म। तो प्लस और माइनस साइन के अलावा हमें क्या क्या दिख रहा है, 7x दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 2y दिख रहा है। तो योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 7x, 4 एंड -2y, दे हैव इंक्लूडेड -2y here, you can write it 2y also. So terms will include 7x, 4 and -2y. Now variable, what are the variable? Variable are x and y, right? Then you have coefficient, as I told you coefficient variable का अगर हम देखें x के साथ 7 है तो एक coefficient x का 7 हो गया। अगर coefficient y का पूछा जाएगा तो आप स्पेसिफिकली वहां लिखोगे coefficient of y is -2। कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो +4 इज द ओनली वैल्यू जिसको हम कांस्टेंट में यहाँ कंसिडर कर सकते हैं, राइट। चलिए, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। ओके फाइन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7x + 4 - 2y, राइट।
ये पूरा का पूरा हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर इसमें हमारे पास कोफिशिएंट भी है, हमारे पास वेरिएबल भी है, ऑपरेशन भी है, और एक कांस्टेंट भी है। और इसी के आगे अगर को इक्वल टू का साइन लगा के हम किसी चीज के इसको इक्वल कर दें, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन भी बन जाएगी। राइट। ओके। नाउ अब आगे हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ। पॉलिनोमियल आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन ये वर्ड आपके लिए कुछ नया लग रहा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास है यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। राइट। यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल, जिसको हम वन वेरिएबल पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, या फिर सिंपली पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल, यूनि का मतलब अपने आप में सिंगल होता है, तो जब यूनिवेरिएट की बात होती है उसका मतलब होता है सिर्फ एक वेरिएबल। हमारे पास कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा। अगर हम x का यूज कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ x ही रहेगा, अगर हम y का यूज कर रहे हैं तो y ही रहेगा। आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर रहे हो तो उसमें आपका सिर्फ वही एक वेरिएबल होगा। अगर मैं यहाँ पर आपके एग्जाम्पल की बात करूं तो देखो, 4x² प्लस 5x+3। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पर भी x यूज करा है, यहाँ पर भी मैंने x यूज करा है। तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की तरफ। लीनियर पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। राइट। ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसको हम बोलते हैं डिग्री। डिग्री क्या होती है? डिग्री हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 5x³ +3x² +4x+1, तो यहाँ पर मेरा वेरिएबल क्या है? इस पूरी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल मेरा निकल के आ रहा है वो x है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए दैट यू हैव टू फाइंड अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो मैं ये देखूंगी कि इस एक्सप्रेशन में जो भी मेरा वेरिएबल है, जैसे कि मेरा वेरिएबल यहाँ पर x है, तो उसकी सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी होगी? अगर देखें तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। तो डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो भी हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है उसमें जो भी हमारी हाईएस्ट पावर होगी उस वेरिएबल की, वो हमारी डिग्री बन जाएगी। ठीक है। तो जैसा कि अब आप यहाँ देख पा रहे हो, लीनियर पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। इसका मतलब ये है कि आपका जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमेशा क्या होगी? 1। अब यहां पर भी आप देख पा रहे हो आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल है जिसकी पावर कितनी है? 1। इसके लिए इसकी डिग्री भी कितनी हो गई? 1। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन फॉरवर्ड टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास अगेन देयर इज अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 2। पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं तो यहाँ पर 2 है, इसका कुछ नहीं दे रखा तो हम बाय डिफॉल्ट 1 मानते हैं। तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि हाईएस्ट पावर तो x की 2 ही है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी? 2। राइट। देन योर क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। और अब तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जिस भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होगी वो हमारा क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। राइट। हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होते, लेकिन सारे पॉलिनोमियल्स को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। अब इसका डिफरेंस समझना कि डिफरेंस क्या है। देखो, सबसे पहली बात तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स में हमारे पास जो वेरिएबल की पावर है, ये वेरिएबल है हमारे पास, ये जितने भी वेरिएबल हैं, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, 2 3 4 3 2 एंड सो ऑन। तो जब भी हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो उसकी जो पावर होगी वो हमेशा
कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो फ्रैक्शन में आ रही है, कभी भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि वो रूट में आ रही है। वो सिंगल इस तरीके से आपको एक नंबर दिखाई देगा, ये देखिए, इट विल बी अ होल नंबर, राइट। तो अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूं, तो ये सारे ही पॉलिनोमियल आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। क्यों? क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए क्या कंडीशन है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए बस एक कंडीशन चाहिए कि हमारे पास वेरिएबल है, कांस्टेंट है, प्लस माइनस साइन है, वेरिएबल की कुछ पावर है। तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि भाई पॉलिनोमियल्स, जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं, वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होंगे ही होंगे। लेकिन जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं वो पॉलिनोमियल्स हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इन तीन एग्जाम्पल को देखूं, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट भी हैं, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल भी है, हमारे पास ऑपरेशंस भी हैं। लेकिन यहाँ पर हम अगर देखें, तो जो हमारा वेरिएबल की पावर है, वो स्लाइड डिफरेंट आ रही है। क्यों डिफरेंट आ रही है? अगर फर्स्ट एग्जांपल की बात करूं, तो वो एक नेगेटिव नंबर है। सेकंड एग्जांपल की अगर मैं यहाँ बात करूं, तो अंडर रूट एक्स है। अंडर रूट एक्स को हम यहाँ पर एक्स की पावर 1/2 भी बोल सकते हैं। ये सभी को पता होगा कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में हम इसको इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में 1/2 लिख सकते हैं, राइट। और अगर मैं थर्ड वन की बात करूं, तो 3, दिस इज नथिंग बट एक्स की पावर -1। ये आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ये चीज पढ़ी होगी कि समथिंग रेज टू नेगेटिव पावर इज डिफाइंड लाइक दिस, 1/a, राइट, वेयर इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम 1/x को एक्स की पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो ये चीज आप समझिए कि जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं, ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि वो उसकी सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट, आर नॉट नहीं बोलेंगे, मे नॉट भी पॉलिनोमियल, ये बोलेंगे। ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मे नॉट बी अ पॉलिनोमियल। मैंने मे नॉट बी अ पॉलिनोमियल वर्ड यूज क्यों किया है? क्योंकि कई इक्वेशन ऐसी आपको भी हो सकती हैं जो हो सकता है कि वो पॉलिनोमियल हो, और कई इक्वेशन आपको ऐसी भी मिल सकती हैं जो जरूरी नहीं है कि वो पॉलिनोमियल्स हो। ठीक है, चलिए अब हम अपना फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने डिग्रीज के रिलेटेड पढ़े हैं, जो भी कुछ अभी हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये आपके क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देर इज नथिंग डिफिकल्ट हेयर, राइट। सो व्हाट इज डिग्री? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डिग्री क्या होता है। जो भी इक्वेशन में, जो भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल है, उसकी जो भी हाईएस्ट पावर है वो उसकी क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं आपके सामने, तो फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका यहाँ पर मेंशन है, जस्ट अ सेकेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स इज द वेरिएबल। अब मुझे आप ये देख के बता सकते हो कि मैम यहाँ पर हमारे पास x की एक पावर तो है 1 और x की एक पावर है 2, तो हाईएस्ट पावर ऑब्वियसली 2 है। तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन में जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी? 2, राइट। सेकंड क्वेश्चन में y³ + 2y - 1, क्लियरली दिख रहा है सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। थर्ड क्वेश्चन, यहां पर क्या आपको कुछ मेंशन है? नहीं, तो यहां पर डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। एंड लास्ट वन, फोर्थ, 4z - 3, तो z की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, तो डिग्री कितनी हो गई? 1। इसको, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना पूछा था कि आपको डिग्री बतानी है, तो इतना हमने कर दिया। अगर और फर्दर इस क्वेश्चन को हम आगे भी बढ़ाया जा सकता है, इसमें पूछा जाए कि डिग्री के बेसिस पे बताओ कि ये किस टाइप के पॉलिनोमियल है, तो जब डिग्री 2 होती है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है? वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। सेकंड क्वेश्चन, डिग्री 3 हो तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट।
एंड द लास्ट वन इज योर लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो जिसकी डिग्री 0 है उसको हम क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। आपको बताना है कि ऐसे कोई भी पॉलिनोमियल आपको खुद फॉर्म करने हैं माइंड में जिसकी डिग्री हमारे पास 1, 2 और 3 हो। आप कोई भी बना सकते हो अपनी मर्जी से। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं डिग्री 1 से। डिग्री 1 मतलब क्लियरली एक बात तो आपको पता है कि जो भी एक्सप्रेशन आप बनाओगे उसकी वेरिएबल में हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा। 4z+1, या फिर 2 - p, या फिर p+8, या फिर -3+4x। ये बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं सिर्फ डिग्री 1 के। इसमें अगर आप देखो हर इक्वेशन, हर एक्सप्रेशन में आपकी जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 1। राइट। अगर मैं डिग्री 2 की बात करूं, मतलब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आपका हाईएस्ट पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? 2। चाहे तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि मैंने एक बार x² लिख दिया, एक बार x लिख दिया, चाहे मैं सिर्फ स्क्वायर लगा सकती हूँ z² + 10। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कितनी टर्म है, आपने z कितनी बार यूज किया है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्वेश्चन में ली है वो कितनी आनी चाहिए? 2। अगर मैं डिग्री 3 की बात करूं, अगेन लेट्स सी, x³ + 1 भी आप ले सकते हैं, आप x³ + x² + 1 भी ले सकते हैं, और आप चाहो तो x³ + x² + x+1 ये भी आप ले सकते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए, आप चाहो तो अपनी मर्जी से आगे और भी इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं एग्जाम्पल्स। राइट। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, अगेन वेरी 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 इजी क्वेश्चन, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल x⁴ -3x⁻³ +6x² -2x + 3। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहाँ पर है। ये रहा x²। तो एक्स कोफिशिएंट का मैंने बताया था, कोफिशिएंट में हमारे पास था वेरिएबल के साथ जो भी नंबर है वो उसका कोफिशिएंट होता है। तो x² जो है, x² के साथ आप किसको देख पा रहे हो? क्या है नंबर? x² के साथ हमारे पास है 6 + 6, तो कोफिशिएंट कितना आ गया? +6। और अगर मैं वही कोफिशिएंट ऑफ x³ की बात करूं, कोफिशिएंट ऑफ x³, चलिए देखते हैं x³ में हमारे पास क्या है। x³ में यहाँ पे हमारे पास है -3, तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? -3। वेरी इजी क्वेश्चंस। लेट्स मूव ऑन लास्ट क्वेश्चन, नॉट लास्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। So in question number 4, what is the coefficient of z in the polynomial 4z³ + 5z² -11? राइट। अब इसमें आपको एक चीज पूछी गई है, बहुत ही ध्यान से आपको इस क्वेश्चन को समझना है, गलती नहीं करनी है। इसमें क्या बोला है? What is the coefficient of z in the polynomial 4z³ +5z² -11? तो आप ध्यान से अगर यहाँ देखो तो z तो यहाँ आपको मेंशन ही नहीं है। अगर मैं देखूं z³ भी है, z² भी है, लेकिन z तो आपको कहीं दिख ही नहीं रहा है। ठीक है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ z यहाँ पर क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ z आपका आ जाएगा 0। कोई बच्चा ये ना कह दे कि मैम -11 भी तो हो सकता है। बेटा -11 के आसपास कहीं आपको z दिखाई दे रहा है? नहीं ना। तो ऑब्वियसली
कोफिशिएंट ऑफ जेड क्या होगा, 0, क्योंकि जेड वेरिएबल यहाँ पर है ही, जेड वेरिएबल तो है लेकिन जेड की पावर 1 यहाँ पर मेंशन में नहीं है, राइट। ओके, ला क्वेश्चन नंबर 5, आई थिंक दिस इज योर लास्ट question of this exercise. What is the constant term of the polynomial 9x cube plus 5x square minus 8x minus 10? Very easy. अब जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है जिसमें हमारे पास वेरिएबल नहीं होता। तो अगर आप देखो, यहाँ भी वेरिएबल, यहाँ भी वेरिएबल, यहाँ भी वेरिएबल, सिर्फ इसमें वेरिएबल नहीं है, तो -10 आपका क्या आ गया है यहाँ पर, कांस्टेंट आ गया, राइट। आई होप आप सभी को फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताइए कि आपको क्या डाउट है। अगर किसी भी बच्चे को फर्स्ट चैप्टर में किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज मुझे बता सकते हैं, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन दैट इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे एवरीवन।